फिर याद किया मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम उसे एक हस्ती को याद करने वाले हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में बहुत ही बेहतरीन गाने दिए। इनकी गुलकारी का जवाब नहीं। 1980 और 1990 की दहाई में जो हर एक सुपरस्टार की आवाज बने, एक ऐसे गुलकार जो जब बिछड़ के चले गए तो कहना यहाँ जरूरी है, बिछड़ाओ इस अदा से कि रुत ही गई बदल, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वाकई में आज हम याद करेंगे मोहम्मद अजीज साहब को, बहुत ही मशहूर मारूफ गुलकार जो बहुत ही बेहतरीन इंसान भी थे। मोहम्मद अजीज साहब के साहिबजादे और साहिबजादी आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हुए गुफ्तगू होंगे, उनकी बातें करेंगे और उन्होंने क्या क्या चीजें इनमें डालने की कोशिश की उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सना अजीज और जाजिब अजीज। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका, दिल ने याद किया। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद अजीज साहब का ही अक्स हमारे सामने है, उन्हीं को हम देख रहे हैं। बहुत मिलते हैं आप उनसे, बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा आपको कि आप वालिद साहब की तरह हैं जी। खैर ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। उन्होंने आपको शुरुआत से ही ट्रेनिंग दी, मौसीकी की और वैसे आपको चलाने की कोशिश की ताकि आपके अंदर शुद्धता आए, आप पक्के गायक बन जाओ, पक्के कंपोजर बन जाओ। जी। आपने भी तो बहुत जल्द शुरुआत की थी अलका याग्निक के साथ, राइट? मैं 11 साल की थी जब मुझे फर्स्ट चांस मिला प्लेबैक सिंगिंग का, पर उससे पहले से ही मैं मतलब 6-7 साल की उम्र से मैं अब्बू के साथ शोज करती थी। वो कहीं भी जाते थे तो उस अंदर में 3-4 गाने गा दिए ऐसे शुरू में। उनको अच्छा लगता था लाइव रिकॉर्डिंग, हमेशा वो कहा करते थे जो लाइव रिकॉर्डिंग में मजा है वो किसी और में नहीं है। तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि सब म्यूजिशियंस आए हैं, सब लाइव बजा रहे हैं, वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखती है, सब लोग के अपने अपने इनपुट्स होते हैं, तो सब लोग मिलके जो एक प्रोडक्ट बनता है उनको वो बहुत अच्छा लगता था। उनको अभी का जो ये है कि आप 4 दीवारी में हैं, वो हमेशा यही कहते थे कि आप 4 दीवारी में हैं और एक आया बजा के गया फिर दूसरा आया, सब साथ में नहीं है, तो उनको वो थोड़ा सा वो मिस करते थे। पर सही भी है वो। आप को उन्होंने हमेशा अपने करीब ही रखा। जाजिब आप भी कॉन्सर्ट्स करते हैं, एक साथ मिलके क्या करते थे, उन्हें भी बहुत पसंद था। हम लोगों को लेके बहुत मतलब करीब रखते थे। हर माता पिता रहते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जैसे कि कॉन्सर्ट्स हो गए हैं, वो हम लोग को लेके बहुत चूजी होते थे कि ये मेरा वाला है, ये वाले कॉन्सर्ट करेगा, इसको ऐसे जगह में परफॉर्म करना चाहिए। बहुत उनका था, उनका बहुत गाइडेंस था और तुम ये करो, तुम वो करो, बहुत मेंटर जैसे थे, क्योंकि वो बचपन से एक था कि क्योंकि वो सेम प्रोफेशन में है, हम लोग सेम प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली बहुत कुछ मतलब उनके खुद के एक्सपीरियंसेस और बहुत कुछ वो बताते थे, गाइडेंस बहुत मिलता था उनको, हेल्प बहुत हो जाती। आई कैन अंडरस्टैंड आप कितना इमोशनल हो रही है इस वक्त। जैसे आप आज की जनरेशन है, आज का म्यूजिक बिल्कुल अलग है, 80s 90s में थे, उनका म्यूजिक बिल्कुल अलग था। वो हर एक म्यूजिक डायरेक्टर के फेवरेट थे। जैसे मोहम्मद रफी साहब उनके मेंटर थे, वो गुरु मानते थे उन्हें, पहले से मानते आए हैं और हमेशा उनकी गानों को ही प्रैक्टिस बिगनी में किया करते थे। खैर स्ट्रगलिंग डेज भी बहुत देखी है उन्होंने। उनका एक गाना यहाँ पे एक हो जाए, उसके बाद हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। मैं गाऊं? एक सिंगर हमारे सामने है। सारे शिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो। सेवंथ नोट में गाया करते थे वो, और जो तासीर किसी और गुलकार में नहीं रही है जो उनमें रही है, से खिताब उन्हें मिला है, तो मुझे लगता है वो आप में भी उन्होंने डालने की कोशिश की है और काफी हद तक आप उसको संभाल रही हैं, उसको आगे ले जा रही है। That's so nice। कुछ किस्से आपके साथ बांटे होंगे उन्होंने, जैसे किसी गाने को लेकर हो या रिकॉर्डिंग के दौरान हो, जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ उन्होंने बहुत काम किया
और एक दौर ऐसा आया जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब उनके अलावा किसी और से गवाते ही नहीं थे, फिल्म में उनका गाना होता ही होता था और रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी उन्हीं पे छोड़ा करते थे और निकल जाते थे। ऐसा खास रिश्ता था उनके साथ। कोई किस्सा कहानी सुनाया करते थे वो किसी गाने को लेकर, उनके जो भी हिट गाने मुझे उनकी साइड की स्टोरी पता है। मैं हमेशा उनको मतलब पूछती रहती थी कि आप इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और अब जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आप कह रहे हैं, उन्होंने डुएट्स गाए आशा जी के साथ, लता जी के साथ, कविता कृष्णमूर्ति है, अनुराधा पौडवाल है, अलका याग्निक है। स्पेशली जब आशा जी लता जी के लिए जब वो गा रहे हैं तब एक था कि उनको बचपन से सुने हैं, उन्होंने बचपन से इन लोगों को सुना है। अभी जैसे अगर आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बात कर रहे हैं तो वो बचपन से सुनते आए हैं कि ये सब सारे लोग बचपन से, मतलब उनके बचपन के टाइम से हैं, जब उनके स्ट्रगलिंग डेज के टाइम से। तो फाइनली जब उनके साथ गाने का मौका मिला तब ऑब्वियसली एक न्यू कमर को नर्वसनेस तो होती है। तो वो मुझे हमेशा बताते थे कि उनके क्या एक्सपीरियंस रहे और वो उन्होंने मुझे एक चीज़ हमेशा बताया है कि तुम शेर की बेटी हो और शेर कभी किसी से डरता नहीं है। तो ये उन्होंने ये उनका मंत्र था कि ठीक है, मैं मौके बहुत मिले उनको अच्छे अच्छे लोगों के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में गाने का, जहाँ पे लता जी बिल्कुल साइड में खड़ी हैं क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग होता था और सामने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये हैं, वो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, सब लेजेंड्स हैं। अब लेजेंड्स के बीच में एक जो न्यू कमर गा रहा है तो वो उस वक्त कैसे अपने इमोशंस को साइड में रख के गाने पे फोकस कैसे करना है और वो कॉन्फिडेंस, तो वो उन्होंने इतना कुछ वो करके आए। तो उन्होंने मुझे हमेशा यही बताया कि देखो अंदर अंदर हमेशा ये सोचो कि तुम शेर हो। तो ये मुझे हमेशा ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है, खुदातमादी जगाता है। वो हम लोग को एक चीज़ बताया करते थे मुझको कि तुम, जब भी मैं शो किया था, मैं शो करता हूँ, तो वो एक ही बात बोलते थे कि तुम किसी से डरो मत, तुम स्टेज में बिकॉज यू कैन सिंग, तुम्हारे अंदर मे बी है तभी जाके तुम कर रहे हो ये। अगर नहीं होता मे बी तुम सीखते भी नहीं और मे बी तुम स्टेज में भी नहीं होते। तो ये ऐसे करके बोलते ये है तभी जाके तुम करते हो, तभी तुम करते हो। हाँ। क्योंकि उनके अंदर भी ये था, कुदरती था उनके अंदर। उन्होंने पहले तो कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, मोहम्मद रफी साहब को अपना गुरु मानते आए और वो लता जी के बहुत बड़े फैन थे। तो मैं उनको पूछती थी कि अगर आप, ठीक है, आप अभी मेल हैं तो आप रफी साहब के गाने गाते हैं, अगर आप फीमेल होते तो आप किन के गाने गाते, आप किन को रफी मानते? तो वो कहते थे लता जी क्योंकि वो बचपन में जब उनकी आवाज लड़कियों जैसी थी तब वो लता जी के गाने गाते, मोहे पनघट के, नंदलाल सही है। उन्होंने एक दफा जिक्र किया था कि अपने शुरुआती दौर में जब मैं रफी साहब से इंस्पायर काफी था तो मेरे हुजूर का गाना अक्सर बेशतर मैं गाया करता था, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाता हूँ जी। तो उसके बाद उन्हें मौका भी मिला, राजेश खन्ना पर फिल्म आ गया गाना दुनिया में कितना गम है मेरा गम, एक अंधेरा लाख सितारे, हाँ कितने अच्छे अच्छे गाने, ऐ मेरे दोस्त लौट के आ, बहुत ही जज्बाती गाने का मौका मिला। सभी को पता है कि सातवें सुर में वो गाया करते थे। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है, गुलकारों में होती है और उनका एक मुनफरिद अंदाज था, जुदा सा अंदाज था। जैसे उन्होंने भी कई दफा कहा, उन्होंने भी स्ट्रगल देखी है। आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का नाम लिया और ये भी यहाँ तक सही है कि पहले स्ट्रगलिंग डेज में वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के यहाँ गए थे कि मुझे मौका दीजिए गाने का, तो उन्होंने नकारा था इनकी आवाज को। मोहम्मद रफी साहब का चले जाओ था, तब कितने लोग आते हैं स्ट्रगल करने के लिए। लेकिन बाद में जब पहली फिल्म, हिट फिल्म जिसमें वो नोटिस हुए, मर्द फिल्म, वो भी अमिताभ बच्चन पर फिल्म आया गया गाना जिसे उन्होंने अपनी आवाज बख्शी, अनु मलिक साहब का म्यूजिक था, मनमोहन देसाई की बिग बजट वाली फिल्म थी। जब उन्हें वो मिला तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने खुद कहा था, अच्छा कि वही आवाज है जो पहले मेरे यहाँ आई थी। उसके बाद बॉन्डिंग अच्छा हुआ। मर्द से पहले उन्होंने एक मूवी में गाया भी था जो हिंदी में भी बनी थी और अंबर सपन बंगाली एंड यस ज्योति, हाँ राइट। लेकिन इससे रिकॉग्निशन भी नोटिस हो पाए। अनु मलिक का सॉन्ग था ना मर्द, राइट। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला,
तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला। ये मुखरा है। अच्छा हाँ, ये गाने ऐसे थे जिनके कवर वर्जन्स भी बन रहा है, इनफैक्ट आप भी ला रहे हैं कवर वर्जन्स उनके गाने। जी मैं बताऊंगी नहीं क्या का वो सॉन्ग है, इट्स अ सरप्राइज, लेकिन उन्हीं के गाने के कवर्स में कर रहे हैं, हम दोनों कर रहे हैं। हम लोग दोनों कर रहे हैं। जी अच्छा बात करेंगे उनके शौक की। क्या क्या शौक रखा करते थे वो? खाने का तो बड़ा खाने का शौक बहुत था शौकीन उन्हें। रखते थे, बहुत अच्छा, बहुत पसंद करते थे खाना खाना, मूवीज देखना बहुत पसंद करते थे। मूवीज, एक्शन मूवीज, एक्शन और मूवीज हमारी लड़ाई होती थी घर पे। हाँ, किस बात को लेकर? मुझे मेरा कहना था कि मुझे एक्शन मूवीज देखने नहीं है, क्योंकि लाइफ ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल है। सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, इसकी पढ़ाई है, मेरा खुद का चल रहा है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। आप क्यों बर्बादी वाली मूवीज क्यों देखेंगे जहाँ पे डिशुम डिशुम हो रहा है बहुत कुछ। मगर उनको बहुत अच्छा लगता था वो हिंदी, तेलुगु, जितने भी तमिल, जितने भी एक्शन पैक्ड फिल्म्स, एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स। जी, और अमिताभ बच्चन की जितनी भी मूवीज निकलती थी, अभी भी जितनी भी निकलती थी, वो हमेशा देखते थे। हाँ तो वो था। एंड उस पर झगड़ा होते थे घर पे, बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, मतलब और वो मानने को बिल्कुल राजी नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और उनकी एक क्वालिटी है जो आई थिंक बहुत सारे उनके फैंस लोगों को पता नहीं होगी, जो मैं आज बता रही हूँ। उनको लिखने का बड़ा शौक था। अच्छा तो हम ये कह सकते हैं मोहम्मद अजीज साहब बहुत अच्छे शायर भी थे। जी। आपके पास कुछ है उनका जो आपने चोरी छुपे रिकॉर्ड किया या उन्होंने लिखा और आपने रिकॉर्ड करवाया वो? जी उनके एक फ्रेंड है साबिर खान, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है और एंकर है, और उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो जो कुछ भी लिखते थे तो वो रिकॉर्ड करवाते थे उन्हीं से। अच्छा मतलब कब से लिखा करते थे वो? आपको कुछ उसकी इल्मियत है? ये तो बहुत सालों से वो लिखा करते थे, बस छुप सामने छुप नहीं के। आता? नहीं, सामने नहीं आता था। तो चलिए हो जाए फिर थोड़ा सुन लें। मैं चाहती हूँ कि ये कुछ अलग चीज है, नायाब चीज है जो उनके अंदर ये कलाकारी थी, ये हुनर था, इसको जरूर हम सुनवाते हैं, हम भी सुनते हैं सब मिलकर। इट्स सो गुड टू हियर दिस कि बहुत अच्छे शायर भी थे। जैसे मैंने कहा पहले ही कि वॉइस ऑफ सुपरस्टार्स रहे, वो मिथुन दा हो, दिलीप साहब हो, अमिताभ है, ऋषि कपूर साहब, विनोद खन्ना, शम्मी कपूर, सनी शशि देओल, कपूर, सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान, करण अर्जुन, राइट, अजय देवगन, अक्षय कुमार सबकी वॉइस वो बने। खुद उनके फेवरेट एक्टर कौन थे? अमिताभ बच्चन। एक्ट्रेस में मुझे लगता है श्रीदेवी बहुत पसंद थी उन्हें। उनके मैक्सिमम सॉन्ग्स में हीरोइन श्रीदेवी रही है। और मैं और अब्बू, हम लोग दोनों मतलब बैठे थे, और कभी कुछ चालबाज या कुछ भी हो, अरे श्रीदेवी की मूवी चल रही, चलो फिर दोनों बाप बेटी बैठ के हम देखेंगे। और फिर वो मुझे कहते कितनी अच्छी है ना, और मैं भी कहती थी हाँ बहुत अच्छी है। उन्होंने इतने गाने गाए, तो उसमें से उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब कौन था जो अक्सर घर पे गुनगुनाया करते थे? इनफैक्ट तो सभी गाने उनके बहुत ही अच्छे रहे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ। तो विच वाज दैट सॉन्ग जो हमेशा हम क्या करते थे सुबह शाम सुबह शाम? वो अपने गाने गाते नहीं थे। हाँ, don't tell me। अच्छा? वो अपने गाने गाते नहीं थे। उनको रफी साहब और मेहदी हसन साहब, इनके बड़े फैन थे सिंगर्स में। वो मेहदी हसन के बहुत बड़े फैन। वाह, बहुत ही अजीम गुलकार है वो, गजल गायक। गजलें गाया करते गजलें गाया करते थे। फिर रफी साहब के गाते थे। अपने गाने तो गाते ही नहीं थे, वो बस प्ले किया जाता था, हम प्ले करते थे गाने। आजकल के दौर में आप पले बड़े हैं, तो आपको उनके गाने लुभाते थे? आप सुना करते थे उनके गाने? अबू के गाने मुझे क्यों अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं खुद सिंगर हूँ, तो मैं उनको एज अ ट्रेंड नहीं सुनती थी। मैं उनके गानों को मैं एनालाइज करती थी एज अ सिंगर, कि कोई इतना परफेक्ट कैसे गा सकता है, वो भी इतना ओपन थ्रोटेड। हम लोग में कहते हैं कॉम्प्रेस सिंगिंग होती है, जहाँ पे आप बहुत कंट्रोल्ड गाते हैं। अगर उनके स्टाइल में गाया जाए तो बहुत बार आवाज कंट्रोल में नहीं रहती। उन्होंने बहुत ही मुश्किल तरीके से उस चीज को अपनाया है। वो बचपन से इतने शोज, इतना नात गाते थे। जी, और नात भजन भी गाए हैं उन्होंने। जी, उन्होंने मगर बचपन से इतना ज्यादा लाइव गाया है। उन्होंने नातों से शुरू किया था असल में, जब वो छोटे थे, 10-12 साल के थे जी। तो बहुत उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल देखी है एज अ सिंगर और एज अ ह्यूमन ऑल्सो।
उन्होंने बहुत उन्हीं का उनका रियाज ही है, वो लाइव सिंगिंग जो बचपन से करते आए वही उनका रियाज हो गया। और उसके बाद साउंड कैसा है, क्या कैसा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कोई भी साउंड में गा देंगे। माइक चल रहा है नहीं चल रहा है फिर भी आपको उनकी आवाज जरूर आएगी, क्योंकि उनकी मतलब वो माइक से इतने दूर रहते थे। तो थ्रो इतना कमाल का था, रेंज इतनी हाई थी, तभी तो कहते हैं सातवें सुर में गाया करते थे। और ये मुनफरिद अंदाज, ये स्टाइल हर एक में नहीं होता, ये क्वालिटी हर एक में नहीं होती। और पुराने सॉन्ग्स के क्या होते थे कि मेरे अब्बू ने मुझको ये बताया है और मैंने भी इसमें ध्यान दिया था कि बहुत सारे म्यूजिशियंस होते थे, आपको बहुत मेहनत करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर, मतलब कि अगर सिंगर गलती करे तो ऑब्वियसली आपको वापस गाना पड़ता, लेकिन एक म्यूजिशियन भी गलती करे तो उसको फ्रॉम द बिगिनिंग करना पड़ता था। तो अभी तो ऑब्वियसली वो बात नहीं है, तो साउंड क्वालिटी में भी बहुत फर्क आ चुका है। हम अभी भी अगर ईयरफोन लगा के सुने एज ए लिसनर, नॉट एज ए सिंगर, एज ए लिसनर भी हम अगर सुनेंगे तो हमें बहुत लगेगा कि फर्क महसूस होगा। डेफिनेटली वो जो बार बार इंटरव्यूज में कहा करते थे, हमसे भी कई मर्तबा बात हुई, वो लाइव रिकॉर्डिंग जो है वो हमेशा मैंने मिस किया। आज के दौर में बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, हमारा दौर ही कुछ अलग था, क्योंकि उनकी जो संगत रही वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ रही। आशा जी, लता जी, आप फिर अलका याग्निक आ गई, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पोडवाल, उनके साथ उन्होंने बहुत गाने गाए। सबसे मैक्सिमम डुएट उनका अनुराधा पोडवाल के साथ ही। यस। सो कोई याद आ रहा है इस वक्त आपको गाना? मुझे ये गाना बहुत पसंद है, 20 साल बाद का। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें वाह याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। सर लवली, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन्हीं का दौर चल रहा है 90s का, 80s का, और एक बहुत ही बड़ी ग्लोकारा गा रही है वो गाने। आई विश आपने उनके साथ कोई डुएट गाया होता। आपने अपने वाले साहब के साथ कोई डुएट गाया या कभी ऑफर हुआ? वो शर्माते थे। डोंट टेल मी। मैं बोलती थी कि अरे बाकी सारे फैंस के साथ साथ मुझे भी आपके साथ गाने का बड़ा शौक है, मैं भी आपकी फैन हूँ, मुझे भी गाने का मौका मिल जाए। तो वो कहते थे कि हाँ पर मैं हाँ गवाऊंगा, कभी गवाऊंगा। लेकिन 27 नवंबर को ये हुआ उनका, और मेरा बर्थडे था 1 महीने, उसके ठीक 1 महीने के बाद। और मेरे बर्थडे के दिन, क्योंकि हम शोज करते थे अक्सर साथ में, तो उस दिन फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि 30 दिसंबर को एक शो है सना, तुम्हें आना है और हम दोनों मिलके गाना गाएंगे। और वो गाना था पतझड़ सावन। What a song! सिंदूर फिल्म का। जी, वो बाप बेटी वाला था, तो कई पार्ट्स में वो गाना है ना। जी जी, तो वो एक बाप बेटी वाला वर्जन है जहाँ पे नीलम स्टेज में रहती है जी। तो वो वाला वर्जन उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। इसकी प्रैक्टिस की थी आप? प्रैक्टिस तो की थी, मगर वो दिन ही नहीं आया दिन, लेकिन वो नहीं थे। मतलब एक रिकॉर्डिंग है जिसमें वो बोल रहे हैं कि हम लोग शो करेंगे। आई डोंट वांट यू टू गेट इमोशनल एक्चुअली। हम उन्हें याद कर रहे हैं, पुरसुकून रहे वो हमेशा, जैसे इस दुनिया में थे, हमेशा सुकून भरे, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, जैसी भी जिंदगी जा रही है उसको अच्छे से लेके जा रहे हैं। और आपको भी बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने दिए, अच्छी अपब्रिंगिंग भी है। पतझड़ सावन की बात हुई थी, हो जाइए गाना। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। यादें ताजा करनी है, थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाता है। कहीं और सारी बातें होंगी, कहीं और किस्से होंगे जो आपके साथ उन्होंने बांटे होंगे। उनके जाने के बाद क्या कुछ बदलाव आप में महसूस हुआ? आप कुछ बातें अपने वाले साहब की नहीं सुनना चाहते थे और बाद में आपको एहसास हो वो हमारे बेहतरी के लिए कहा करते थे। ये किसी के जाने के बाद अंदाजा होता है उस बात का कि हमने क्या खोया है। उस बारे में भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिल ने फिर याद किया में हाजिर हो जाते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। पारा हम हाजिर हुए हैं। आज हम याद कर रहे हैं मशहूर मारूफ ग्लोकार जो अब हमारे बीच नहीं है, मोहम्मद अजीज साहब को, जिन्हें हमेशा हिंदुस्तानी सिनेमा याद करेगा, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री याद करेगी,
उनकी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं उनके चहेते बच्चों के साथ, उन्हीं के नक्शे कदम पर जो चल रहे हैं। ये सन्ना अजीज और जाजिब अजीज, बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों को देखकर। वो आप दोनों के साथ बहुत अटैच थे, जिस तरह से बातों में मुझे लग रहा है सन्ना ज्यादा उनका सुनती थी और जाजिब मुझे लगता है आप बहुत कम उनका सुनते थे शायद। बातों से तो यही लग रहा ये है ज्यादा अभी तक। लाडली थी, लेकिन मैं सुनता ज्यादा था। मतलब फरमा बरदार बेटे। हाँ, मतलब ये मैं ये मानता हूँ कि ये मे बी ज्यादा क्लोज थी इनसे, लेकिन मैं मतलब अगर ये वो मुझको कुछ समझाए तो मैं समझ जाता था, चाहे वो मेरी अम्मी का हो चाहे वो मेरे अब्बू का हो। अच्छा, मतलब हम ये कहें कि आप अपने पापा मोहम्मद अजीज साहब की सारी बातें तुरंत मानते थे? मतलब हाँ, जब बोलते थे। बागी नहीं थे आप? नहीं, ये अगर वो इनको समझाए तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हाँ, क्योंकि मेरे साथ 24 घंटा रहते थे, इनके साथ 1 घंटा रहते थे। ऐसा तो थोड़ा इसलिए अभी 24 घंटे में 1 घंटा रहेगा तो तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है 24 घंटे। नहीं, सच है क्या? नहीं। आप दोनों में झगड़े होते, जैसे भाई बहन में झगड़े होते थे, सुलझाने के लिए मोहम्मद अजीज साहब ही आते थे? हाँ, लेकिन अभी भी आते आते हमारा झगड़ा ही हुआ था गाड़ी पे, हम झगड़ा ही करते वो उनको ये फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सही है कौन गलत है, बस झगड़ा रुक जाना चाहिए, बस कुछ भी है रुक जाना चाहिए बस। हाँ। वो ऐसा नहीं देखते थे। तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा कम हार जाने वालों में से हूँ झगड़ा में, और ये थोड़ा ज्यादा मतलब झगड़ा करती थी। अच्छा, तो argument करती थी। हाँ। छोटे लोगों के पास वैसे भी ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं। अभी लग रहा है झगड़ा शुरू होने वाला है। कहा ज्यादा आप मानते थे अपने पापा का? हाँ, मतलब अगर इन्हें लगता है ऐसा। उन्हें लगता है जी। आप दोनों को अच्छी तरबियत दी है उन्होंने, तभी जाके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको देखकर, आपके साथ बात करके। आपसे कहा जाए आप दोनों को कौन सा उनका ऐसा गाना है जो बहुत ज्यादा आपको पसंद एक आता है? अंधेरा लाख सितारे। आह, क्या बात है, क्या बात है। एक अंधेरा लाख से ये फिट भी बैठता है, जो बोल है वो एकदम लाइफ के बारे में, लाइफ के बारे में है, क्योंकि वो छोड़ के चले गए लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी बेहतरीन यादें आपको दी, गानों के जरिए इतने बेहतरीन गाने गाए। आपको 12 याद आता होगा और सिखाते भी थे आपको हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, और इस गाने में भी मोटिवेशनल वही सॉन्ग है बहुत। हाँ, और वो जब जैसे बात करते थे वो वैसे ही गाते थे, मतलब उनका टोन कभी ऐसे चेंज नहीं हुआ। तो जब वो अंतरा या उस गाने के कुछ भी बोल गा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो सामने बैठ के हमें समझा रहे हैं कि दुनिया में जितने कांटे फूल भी उतनी, ये सब चीजें ऐसा लग रहा है कि वो खुद हमें समझा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता था सुन, अभी भी मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझे समझा रहे हैं। वैसे ये तो फेमस सॉन्ग है उनकी, लेकिन ऐसे उनके 15,000 से ऊपर सॉन्ग्स हैं। उन्होंने एक बार कहा था 19,000 से ज्यादा, हाँ। 19,000 तो से ज्यादा। उनके बहुत से सॉन्ग ऐसे मिसिंग हैं जो बहुत हिट है, बहुत लोगों ने पसंद किया, लेकिन हमारे पास जो उनके फैंस है वो हमें रिकॉर्डिंग भेजते कि ये देखिए ये वाला गाना उन्होंने गाया था ये, और ऐसा कौन सा कोई भी टॉपिक नहीं में भी उन्होंने गाना नहीं गाया। आधे टाइम वो तो खुद शौक रहते थे कि ये मैंने गाया, मुझे तो याद भी नहीं है कब गाया था मैंने। और उनको खुद अपने गाने याद नहीं रहते थे जी। तो उन्होंने बहुत गाने गाए अलग अलग लैंग्वेज। अच्छा, हाँ, अलग अलग लैंग्वेज की भी बात करें, क्योंकि आप भी अलग अलग लैंग्वेज में भी गाने गाती हैं, ये बहुत अच्छा होता है एक ग्लोकार के लिए, सिंगर के लिए। अलग अलग लैंग्वेज में गाने गाना उसको फायदा भी देता है, पॉपुलैरिटी भी बढ़ाता है उसकी जी। और उनको भी बहुत अच्छा लगता था, उड़िया हो बंगाली हो, शुरुआत तो बंगाली से ही उन्होंने की थी फिल्मों से, और उड़िया भी बहुत गाते थे, फिर बाद में हिंदी भी, और कॉन्सर्ट्स में भी, लाइव कॉन्सर्ट्स में भी। वेल, एक अंधेरा लाख सितारे हो जाए, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। हम एक गाना अक्सर गाते हैं स्टेज पे, इमली का बूटा। इमली का बूटा फ्रॉम द फिल्म सौदागर। ये हमारा पेटेंट सॉन्ग है। हम कम ऑन लेट्स हैव दैट सॉन्ग। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बे, तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे। सो नाइस, लवली।
चलो झगड़ा खत्म हो गया। ये म्यूजिक में तो हमारा झगड़ा होता ही नहीं है। अच्छा, वेल जैसे अब आपने शुरू किए हैं उनके गाने कॉन्सर्ट्स में गाना, क्योंकि लोगों की फरमाइश आती है। उनके हयात में तो आप नहीं गाया करती थी, क्योंकि आपका जॉनर बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, उनसे काफी डिफरेंट है। फिर भी लेकिन अब आपने शुरू किया है, आप तो उनकी फैन भी रही है, लेकिन अब आपने शुरुआत की है कॉन्सर्ट्स में भी उनके गाने गाना। सो ये उनके हयात में क्यों नहीं दिमाग में आया? हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, सामने धुरंधर है, थोड़ी गलती हो जाएगी तो मार खानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली वो बात भी नहीं थी, उन्होंने कभी मुझे डांटा भी नहीं। वो हमेशा, उनका एक बहुत ही मिक्स एक्सप्रेशन था। वो हमेशा मुझे मतलब एक खुश होना और एक टेंशन में रहना वाला एक अजीब सा मिक्स एक्सप्रेशन देते थे, और मैं वो देख के टेंशन में आ जाती थी। मुझे याद है कि मैंने एक बार उनके सामने प्यार का पुजारी गाया था, और मैं आधे टाइम तो मैं बस टेंशन में थी। वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो बड़े स्वीट थे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि अरे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियसली एक था। हाँ, लेकिन वो हमेशा मतलब ऐसे तो गाइड वाइड तो बहुत करते थे। उनके गाने उनके सामने मुझे इसलिए ये होता है क्योंकि मैं खुद फैन रह चुकी हूँ। अगर मैं सिर्फ बेटी रहती जिसके डैडी, जिसके फादर सिंगिंग में है, और मैं उनकी अगर फैन नहीं रहती, बस मैं ऐसे ही सुन रही हूँ क्योंकि वो गाते हैं, तो बात कुछ और रहती। बट क्योंकि एज अ सिंगर मैं जानती हूँ उनकी पोटेंशियल, और वो एक्चुअली में मतलब मैं भला 80s के ज़माने में रही नहीं, मैं 80s के बाद आई, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है, मुझे पता है उस चीज़ की वैल्यू, मुझे पता है कि वो क्या गाते थे। तो मुझे उस रिस्पेक्ट और उस डर से शायद एज अ फैन मुझे हिम्मत नहीं पड़ी। ओके, लेकिन कभी कभी आपको उन्होंने गाते हुए देखा और आपके क्रिटिक बने, आपके समीक्षक बने, आपको कहा कि यहाँ आप सही है, या एक झलक जो है वो हम दिखाई देते हैं, आपको भी दिखाई देते हैं कि उन्होंने आपके बारे में क्या कहा। सो आप भी देख लीजिए। वो अजीज मेरी बेटी, लोग अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि अगर वो सचमुच अच्छा नहीं गाती तो मैं शायद उसके बारे में कुछ नहीं कहता। 10 साल की थी तब उसने प्लेबैक किया था एस्केप फ्रॉम तालिबान फिल्म में, अलका याग्निक जी के साथ डुएट गाया था उसने। म्यूजिक के साथ एक न्यू कंपोजिशन को गाना इतना आसान नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे शोज भी किए, सऊदी अरब वगैरह, इधर उधर, दुबई और भी कई जगह, और आप लोग उससे ज़रूर सुनिए, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। so, अब आप मुझे बताएं कि कब कब आपको तारीफ मिली है? मुझे हर वक्त तारीफ मिली है, मैं झूठ नहीं कहूँगी। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जब शुरू में जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब मेरे टीन्स के टाइम पे, तब उस टाइम पे मुझे ऑब्वियसली हर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। टीन्स के टाइम पे बहुत सारी सिंगर्स हैं जो गाना छोड़ देते हैं, बहुत सारे। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम अभी स्पेशली मेल सिंगर्स को ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आप थोड़ा चले जाते, क्योंकि आपका वॉइस एकदम चेंज होता है वो टाइम पे। तो अभी वो उसी टाइम से मैं अभी भी ये वक्त से गुजर रहा हूँ असल में, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेते हैं लेकिन आपको एक वक्त में छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर आपका प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। लेकिन वो वक्त में भी वो बहुत हम लोग को सपोर्ट करते हैं, मुझको भी सपोर्ट किया, यानी कि ये थोड़े दिन की बात है, ठीक हो जाएगी थोड़े दिन। तो बहुत सपोर्ट किए हैं उन्होंने, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। और उनका जो मिक्स एक्सप्रेशन रहता था कि आपको देखकर लगेगा कि मे बी उनको ठीक नहीं लगा है ये, लेकिन उनको अच्छा लगा है, लेकिन वो फेस में नहीं आता था। बहुत मोटिवेट करते थे उन्होंने। वो ये मतलब पता नहीं ये मुझे नेशनल में बताना सही रहेगा कैमरा में, लेकिन ये बहुत ही पर्सनल है, लेकिन वो हमेशा मुझे हमेशा तारीफ करते थे। उनको मैं एज अ सिंगर बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझे कहते थे कि सना तुम ट्रेंडी हो, तुम अभी जो चल रहा है वो तुम्हारे स्टाइल का है, तुम्हारा जो स्टाइल है ऑब्वियसली एक इनहेरेंट होता है, एक उनके तरफ से मिलना, लेकिन मैं एज एन आर्टिस्ट वो हमेशा मुझे हमेशा पुश करते थे, हमेशा बोलते थे कि तुम अटल रहो, तुम जो कर रही हो सही कर रही हो वही करो। और हमेशा उनको तो इनफैक्ट मेरा गाना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, आपका रेंज बिल्कुल उन्हीं की तरह बहुत हाई है,
जो आपने कहा कि उन्हीं से आपने कोशिश सीखा करते, है। जी। वो जी, म्यूजिक साहब। डायरेक्टर के फेवरेट रहे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का ही क्यों हम नाम लें, ख़याम साहब, ओपिनर साहब हो, रवि साहब हो, बपीदा हो, नौशाद साहब के लिए भी उन्होंने गाने गाए जी, हैं। नौशाद साहब, तेरे पास मेरे रविंद्र गीत। जैन, हम्म, रविंद्र जैन, आदि बर्मन, जी, आदि बर्मन साहब को भी बहुत मानते थे वो भी बहुत। उन सब के लिए भी बहुत गाया उन्होंने। हम्म। तो लेकिन अभी पर्सनली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, क्योंकि उनके साथ कोलैबोरेशन अच्छा उनके रहा। साथ मैक्सिमम सॉन्ग्स हुए उनके, बट हिट्स तो उन्होंने उस टाइम पे बहुत, आई थिंक उन्होंने सारे लीडिंग कंपोजर्स उस जमाने के उन्होंने कवर कर लिए थे। तो He was the voice of superstars. अपना दौर बेहतर तरीके से जिया उन्होंने, 3 जनरेशंस के लिए उन्होंने गाने गाए। अच्छा, जो एन डेज में है, क्या कभी आपको महसूस हुआ जब कुमार शानू का आगे दौर आया, तो कभी आपको महसूस हुआ कि पापा अब ज्यादा गाने नहीं गा रहे हैं, कि वो डिप्रेस्ड है घर पे, या किन्हीं चीजों की वजह से कभी ऐसा फील उन्होंने होने दिया? वो कभी फ्री बैठे ही नहीं एक्चुअली। कॉन्सर्ट्स में ज्यादा बिजी। कॉन्सर्ट्स और नहीं, वो तभी भी फिल्म में गाते थे। क्या हुआ कि जब उनका बॉलीवुड में चल रहा था तब वो ऑलरेडी रीजनल कर रहे थे। उनका कॉन्स्टेंटली बंगाली, ओडिया, सब। भोजपुरी बहुत कुछ चलता था, तो वो कभी फ्री बैठे नहीं। और फ्री अगर आप बैठेंगे नहीं तो आपको सोचने का, आप फ्री बैठेंगे तो आपको सोचने का मौका मिलेगा। उनको मौका ही नहीं मिला। या तो वो काम में है या तो फैमिली के साथ है। अच्छा, फैमिली के साथ बहुत अटैच थे। जी। अगर काम कर रहे हैं तो काम, नहीं तो फैमिली के साथ। फैमिली में भी हमारा इतना पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट रहता था जिसमें वो आके खुश हो जाते थे। हम लोग दोनों रहते थे, हमारी अम्मी होती थी। उनको घूमना फिरना बहुत पसंद था। चलो कहीं चलते हैं, चलो मूवीज देखने चलते हैं, चलो कुछ खाते हैं। खाने की बात आई, खाने का बहुत शौक था। अच्छा, पकवान आपकी मम्मा ही पकाया करती थी। जी, हाँ, तो आपके हाथों की भी चाय उनको पसंद थी शायद। वो सुबह 3-4 बजे भी कितने बार नॉक करके पूछते थे कि सना तुम्हारी चाय मिल जाए, और मैं एकदम हाँ ठीक है चलिए, और मैं चाय लेके बैठी रहती थी उनके साथ। फिर हम बातें करते थे बहुत सारी, फिर हम जोक्स मारते थे। मैं भी मिमिक्री करती थी बहुत बार, वो भी कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब मजाक चलता रहता था। बहुत मजाकिया थे, बहुत बार ऐसा बहुत होता था। ज्यादा। मतलब ही वॉज हैप्पी गोइंग पर्सन, वेरी। चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में आज हम मशहूर मारूफ गुलकार मोहम्मद अजीज साहब की यादें ताज़ा कर रहे हैं। चूंकि वो हयात तो अभी है नहीं, लेकिन हम उनके चहेते बच्चों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। कुछ बातें इन्हीं से जान रहे हैं कि उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या थे, किस तरह से घर पे रहते थे, और उनकी गायकी के बारे में भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं उनके साहिबजादे और साहिबजादी सना अजीज और जाजिब अजीज। वो वेरी पेट्रियोटिक। उन्होंने कई मरतबा ये भी कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, या हर जात के लोग रहते हैं, या हर तबके के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग रहते हैं, हमें फसादात खड़े नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा मोहब्बत से काम लेना चाहिए। और हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जो सिर्फ मोहब्बत की भाषा जानता है, जो मोहब्बत ही समझता है और समझाना चाहता है। तो हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। पक्के हिंदुस्तानी थे वो, बिल्कुल। कहीं पे भी रहे, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ अंदर उनको से। हिंदुस्तानियों से बहुत प्यार, हिंदुस्तान से बहुत प्यार। और ये मेरा यूजुअली ट्रिब्यूट, उनके जितने भी ट्रिब्यूट्स मैंने किए उसमें से ये सबसे पहला गाना है। और वो बहुत गाते थे ये गाना। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। सो नाइस, लवली। मतलब वो इतना उनको होम सिक लगता था, उनको इंडिया इतना अच्छा लगता था कि अगर वो आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म करने जा रहे, मे बी 5 और 6 डेज में उनको लगता था वापस चलते हैं। और उनको इंडियन खाना भी इतना पसंद था कि हम कहीं भी जाएंगे तो पहले ढूंढेंगे, अरे दाल चावल कहाँ मिलेगा। अच्छा, उन्हें बाहर भी दाल चावल पसंद था। जी। आपने कहा कि जब भी शोज पे वो जाया करते थे, और हमेशा ये रहता था कि नहीं, किसी भी सूरत में फ्लाइट पकड़ के मैं घर चला जाऊं। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ, जब उनका इंतकाल हो गया,
उन्हें कहा गया था कि आप थोड़ा रुको, कल चले जाओ, थोड़ा रेस्ट लो, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, यहाँ उतना केयर नहीं मिलेगा, मैं घर चला जाता हूँ। आपको लगता है कि शायद चीजें हो सकती थी दूसरी? वो शायद तब सीरियस होते, तब शायद वो किसी आईसीयू में होते, मगर मुझे ऐसा लगता है शायद वो जिंदा होते। कुछ हो सकता था, शायद कुछ दिन और रह सकते थे। इनफैक्ट जब उनको फ्लाइट में भी रोका गया तभी भी वो एकदम चल के दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों जैसे थे, वो चल के दिखा रहे हैं, वो बता रहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ऑलराइट। दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, यस, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, ये अचानक हो गया। काश वो पॉजिटिव एटीट्यूड इज फाइन, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था। वो काम बहुत ज्यादा कर रहे थे लेटली, बहुत ज्यादा, मतलब एक आई थिंक तीन हफ्तों से या 3-4 हफ्तों से तो वो बाहर ही थे लगातार। और वो बंगाल, असम और उस बेल्ट के बहुत ज्यादा शोज कर रहे थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा रोड ट्रैवलिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उनको पता नहीं, शायद प्रॉपर केयर नहीं मिल पाई या कुछ। और उनको हम बोलेंगे कि आप थोड़ा रेस्ट ले, और वो रेस्ट लेना नहीं चाहते थे। उनको रेस्टलेस, उनको काम करना बहुत पसंद था। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि बॉलीवुड में काम कम होने से उनको कभी कोई निराशा नहीं हुई कि अरे मुझे काम। हाँ, वो कभी कभी ये कहते थे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कमाल का सिंगर हूँ, उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है। और वाकई में उन्होंने मेहनत की, सच में। जो भी उन्होंने पाया, जो भी गेन किया, उन्होंने अपनी मेहनत की वजह से ही उन्होंने किया सब कुछ। माँ की बात आई थी बीच में, आपकी माँ के साथ, अपनी वाइफ के साथ कितने अटैच थे, दोनों के दरमियान कुछ नोकझोंक होती थी, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत रहा करते थे मोहम्मद अजीज साहब, मौका नहीं मिलता था वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने का। हमेशा कॉल्स आते थे बहुत। सबसे मेरी मम्मी का फोन में कॉल्स उन्हीं का आता है, वीडियो कॉल्स हर वीडियो वक्त, और वीडियो करके भेजना, कभी कोई गाना गा के भेज देना। हमारी फैमिली में सबसे, ऐसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा रोमांटिक कपल ये दोनों ही है। हाँ। इनकी लव मैरिज थी। वाह। तो वो चीज अभी भी था बहुत ज्यादा, मतलब मम्मी भी अंदर से बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक है, तो अच्छा। उनको म्यूजिक समझ में आता है। वो मतलब एक अच्छा, दोनों मिले कहाँ थे? ये स्टोरी तो सुनाई होगी। ये बहुत ही फिल्मी है, जरूर सुनाए। दोनों फैमिलीज, इनकी फैमिली और मेरे अब्बू की फैमिली एक दूसरे को बहुत सालों से, बहुत डेकेड्स से जानते थे। और मेरे अब्बू को मेरी मम्मी पे क्रश था एक टाइम पे। हाँ, वो कब था? स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान? ये उनके सिंगर बनने से पहले, बॉम्बे जाने के कुछ साल पहले तक। तो वो बहुत सालों से उनको, मतलब वो सोचते थे अंदर ही अंदर, वो थे बहुत शादी decent करूंगा से। तो इनसे शादी करूंगा। हाँ। और मतलब बस जान पहचान थी। हाँ। कि वो जानते थे। तो एक्चुअली में एक किस्सा हुआ था कि जब और मेरे मम्मी अब्बू की पहले जब स्ट्रगल करने गए थे तो वो बहुत डिप्रेस्ड होके आए थे वापस कैलकाटा। तो मेरी अम्मी से उन्होंने बस मिला था, और मिलके उन्होंने बोला था मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं, मैं वापस आ जाऊंगा मैं। तो उन्होंने बोला वापस जाके ट्राई कीजिए, आपका होगा कुछ ना कुछ। तो और फिर वो वापस गए, और उनका तब सॉन्ग आया मर्द ये सब में। हाँ। तो वो जब, और उनका एकदम सब कुछ बदल गया था, वो सब स्टारडम आ गया था। जब वो टाइम पर जब वो वापस आए थे तो लोग सबको ही हमारे घर में बोले थे अरे ये तो मुन्ना आया है, तो उनको मुन्ना प्यार से बुलाया हाँ, जाते थे। और उनका कपड़ा वपड़ा भी सब बदल गया था। तो वो टाइम चाल बदल गई, चाल बदल गई। और मतलब उनके वो स्ट्रगल करने पे भी एक पावर, एक फोर्स होता है ना, तो वो मम्मी का कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बहुत उनका मनोबल बढ़ाया है शुरुआत से ही। तभी तो मैं सोचूं इतना स्ट्रगल यहाँ उन्होंने देखा, फिर चले गए, फिर वापस आ गए। किसी का तो साथ होगा डेफिनेटली, किसी ने तो पुश किया होगा। पुश किया होगा। तो अच्छा लगा सना और जाजिब, आप लोग हमारे इस स्टूडियो में आए और हमने यादें ताज़ा की मोहम्मद अजीज साहब के ऊपर। हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गाइस, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। अपने वालिद साहब का कहा मान रहे हो, उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आप, जो उन्होंने आपको सिखाया मौसीकी में, किस तरह से आपको कायम रहना है, जड़ों के साथ जुड़े रहना है, इसको आप कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ लोग मुतवातिर तौर पर याद आते हैं और मुसलसल याद आते रहेंगे, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता।
ऐसी अजीम शख्सियतों में एक रहे मोहम्मद अजीज साहब। आज हमने दिल ने फिर याद किया में उनकी यादें ताज़ा की, उनके साहिबजादे और साहिबजादी के साथ। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiva.lateef@nw18.com पर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। एक नई याद लेकर हाजिर हो जाएंगे, एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।